हेलो दोस्तों, स्टार्ट करो विद हरिवाल। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। दोस्तों आज हम भारतीय इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और इसे बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि हम माइंड मैप के द्वारा पढ़ेंगे, इसे बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि इतिहास रटने का विषय नहीं है, एक समझने का विषय है। दोस्तों इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे जितना ज़्यादा रटोगे ये आपको उतना ज़्यादा क्या कर देगा, बोर कर देगा। और जितना ज़्यादा आप इसे समझोगे उतना ज़्यादा आपको ये मज़े देगा। तो चलिए मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं आपको हिस्ट्री को थोड़ा सा आपके लिए मज़ेदार बना सकूँ। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मज़े आ गया, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमने दोस्तों यहाँ पे भारतीय इतिहास का एक छोटा सा मैप बनाया है, एक छोटा सा क्या बनाया है, चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने भारतीय इतिहास को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है और अच्छे से एक उसका मैप तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भारतीय इतिहास। तो दोस्तों हम भारतीय इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला क्या, एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जहाँ पर साक्ष्य लिखे नहीं गए, मतलब कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, जैसे कि साहित्य हो, कोई कुछ ग्रंथ हो, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे इस काल का फिर हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली, इसकी हमें जानकारी खुदाई के दौरान जो भी पुरातत्व जो भी साधन मिले उन्हीं के द्वारा हमें यहाँ की जानकारी, यहाँ का अनुमान लगता है, ठीक है, कि यहाँ इस तरह से हुआ होगा। अब दूसरा आता है हमारा क्या, आध ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आध ऐतिहासिक काल वो काल होता है जहाँ पर साक्ष्य लिखे तो गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। मतलब पढ़ा नहीं गया का मतलब होता है यहाँ पे कि वो उनकी जो भाषा थी वो कुछ ऐसी थी कि वो आज तक पढ़ाई नहीं गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे समय में नहीं आई, ठीक है। अब इस काल को हम इसीलिए क्या कहते हैं, आध ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसका भी जो अनुमान लगा है, मतलब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, वही पुरातात्विक साधन और जो भी हमारे साक्ष्य लिखे गए थे। पढ़ तो हम पाए नहीं लेकिन उन्हीं से ही हमने उन्हें देख देख करके उनका अनुमान लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा क्या, ऐतिहासिक काल। दोस्तों ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर साक्ष्य लिखे भी गए और उन साक्ष्यों की जो भाषा थी वो समझ में भी आई, मतलब पढ़ी भी गई, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल को पहले समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को आप पाषाण काल भी बोल सकते हो, ठीक है। पाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड है किसका, प्रागैतिहासिक काल का, वो है कितना, अज्ञात से, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ से चल रहा होगा, लेकिन ये ख़त्म होता है कहाँ पे, 2500 ईसा पूर्व पे आकर। कौन से पे आकर, 2500 ईसा पूर्व पे आकर, ठीक है। एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ये जो ईसा पूर्व है ये क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में BC बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए पहले। जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक लाइन है और यहाँ पर इस लाइन को हमने कहीं पे भी डिवाइड कर दिया और हमने मान लिया कि यहाँ पर ईसा मसीह का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म से पहले हम कोई भी तारीख या कोई भी जो भी टाइम होगा उसे हम उल्टा काउंट करते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5, मतलब अगर हमें 500 लिखना है तो 500 ईसा पूर्व यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, 500 ईसा पूर्व। इससे पहले पहले के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, 500 ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम किस तरह से पढ़ते हैं टाइम को, 1 2 3 4, मतलब इस तरह से उल्टा, और इसे कहेंगे हम ईस्वी, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। तो दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं पुरापाषाण काल को। तो दोस्तों पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो है आपका अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक, 8000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पुरापाषाण काल, ये जो पाषाण काल है यहाँ पे पाषाण पाषाण लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस काल में, मतलब इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। मतलब अगर औजारे बना रहे हैं तो सब पत्थर के यहाँ पे, और अगर बर्तन भी है तो वो भी सब पत्थर के, मतलब इस तरह की जो भी हमारी
यूज़ करने की जो भी चीज़ें होती थी डेली प्रयोग की, वो ज़्यादातर किसकी होती थी? पत्थरों की होती थी। तो इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया है? पाषाण काल नाम दिया है। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांटे, एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है हमारा? अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? ये 8000 पे ख़त्म हुआ और ये यहीं से स्टार्ट हुआ। तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक है, हम अभी घटते क्रम में चल रहे हैं। फिर यहाँ से हम यहाँ तक तो हम क्या करेंगे भाई, इस तरफ तक जब तक हम यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म पे नहीं आएंगे तब तक हम क्या करेंगे? घटता क्रम चलेंगे लेकिन, और उसके बाद ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, अब उसके बाद हमारी बारी आती है किसकी? नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो कितना है आपका? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, 4000 से 2500 ईसा पूर्व। यहाँ पे हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाता है। अब हमारा शुरू होता है क्या? आध ऐतिहासिक काल। 2500 पे ख़त्म हुआ, 2500 ही स्टार्ट होगा क्या? आध ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आध ऐतिहासिक काल हमने समझ लिया था कि जहाँ पे साक्ष्य लिखे तो गए हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो इसे हमने 2 भागों में बांटते हैं, एक तो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, 2500 से स्टार्ट होकर ये 1500 ईसा पूर्व तक जाती है। अब यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे हमारा जो नवपाषाण काल था वो 2500 पे ख़त्म हुआ था, और ये यहीं से क्या हो जाएगी? 2500 से ही शुरू हो जाएगी और कहाँ तक जाएगी? 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 BC। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता हमने इसे इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कुछ पढ़ेंगे ना, वो सिंधु घाटी के आसपास हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अलग हम कुछ नहीं पढ़ते। तो इसलिए यहाँ पे सिंधु नदी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, मतलब इस सभ्यता में, इसके उत्थान में, इसके विनाश में सिंधु घाटी का और सिंधु नदी का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी? वैदिक सभ्यता की। तो इसे हमने वैदिक सभ्यता नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर वेदों का संकलन हुआ है, वेदों को लिखा गया है। ठीक है, वेद, यहाँ पर वेदों को लिखा गया है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है? वैदिक सभ्यता कहा है। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके एकदम तुरंत बाद, मतलब ये 1500 से क्या हुआ? शुरू हुआ और कहाँ तक जाता है? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वैसे नॉर्मली कितना है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, पुरातात्विक मतलब जो अनुमान के अनुसार है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? कार्बन डेटिंग की, C14 की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार, कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है एक्यूरेट, वो कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है लगभग, क्योंकि इसमें हम क्या कन्फ्यूज रहते हैं कि 2500 से 1500 है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल वो काल है जहाँ पर जब ऋग्वेद को लिखा गया केवल। ठीक है, केवल का क्या लिखा है यहाँ पर? ऋग्वेद को लिखा गया है, और इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये 1000 पे क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अब आती है हमारी उत्तर वैदिक काल की बात। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर वैदिक काल है इसे इसलिए कहा गया है उत्तर वैदिक काल क्योंकि यहाँ पे ऋग्वेद के अलावा जितने भी जो 3 वेद थे, वो जो बचे हुए 3 वेद थे वो इस काल में लिखे गए, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, लेकिन मेन तो यहाँ पे क्या थे? 3 वो वेद थे। ठीक है, यहाँ पे वो तीनों वेद लिखे गए, और इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व।
चलिए, अब हमारा ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये भी हमारा हमने समझ लिया कि कहाँ तक है और किस किस तरह से इसमें है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ऐतिहासिक काल की। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल हमने अभी शुरू में ही पढ़ा था कि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जहाँ पर साक्ष्य लिखे भी गए और उन्हें पढ़ा भी गया। ठीक है, उनकी भाषा हमारे समय में भी आई, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, ऐतिहासिक काल। अब चलिए, तो दोस्तों ऐतिहासिक काल ये आपका स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है, अब तक, क्योंकि अब तक सभी साक्ष्य लिखे भी गए और पढ़े भी गए। जितने भी साक्ष्य लिखे हैं उनका हमें भाषा पता है। दोस्तों ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला है हमारा क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है क्या, हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा है हमारा क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, इसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है, 600 से। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। 600 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जाता है हमारा, 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी। देखिए अब यहाँ पे ईस्वी चल पड़ा है। ठीक है, मतलब हम ईसा मसीह के जन्म के बाद आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज़ है हमारा मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत आपका 712 ईस्वी से क्या होता है, शुरू होता है। 712 ईस्वी से शुरू होकर और ये आपका जाता है कहाँ तक, 1707 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों हमारा 1707 से शुरू होकर और अब तक जो भी हमारी घटनाएं घटी हैं आज तक, ठीक है, वो हमारी सब कहाँ मिलेंगे हमें, आधुनिक भारत के इतिहास में हम उसे शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम प्राचीन भारत के बारे में समझेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो प्राचीन भारत का इतिहास में दोस्तों हमारा 6 भागों में पढ़ते हैं हम। पहला महाजनपद काल, दूसरा मगध साम्राज्य, ये बिल्कुल दोस्तों क्रम से है, मतलब एक क्रम में है। ठीक है, और तीसरा है हमारा क्या, मौर्य साम्राज्य। दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, तो ये है हमारा क्या, मौर्य साम्राज्य। और उसके बाद आता है क्या हमारा मौर्योत्तर काल। और उसके बाद है हमारा क्या, 5वां गुप्त साम्राज्य। और छठा है साहब हमारा क्या, हर्षवर्धन काल। तो दोस्तों महाजनपद काल, महाजनपद काल इसे हमने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बड़े बड़े जनपद, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे ज़िले होते हैं, मतलब एक बड़े बड़े शहर क्या हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, तो इसीलिए इस काल को हमने महाजनपद काल कहा है। ठीक है, यहाँ पे सब मगध, ये जो जितने भी बड़े बड़े आपने एम्पायर्स पढ़े हैं वो यहीं पे क्या हुए, इनका स्थापना हुआ। ठीक है, इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो क्या है, आपकी 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में पूरा का पूरा महाजनपद काल चल रहा है। ठीक है, 6वीं शताब्दी यानी कि ये आपकी 6वीं सदी किसकी है, महाजनपद काल की। अब हमारा दूसरा आता है क्या, मगध साम्राज्य। तो दोस्तों मगध साम्राज्य का जो उत्थान है वो कब हुआ, आपका 600 शताब्दी में। मगध साम्राज्य से हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर मगध का शासन चलेगा पूरा का पूरा। मगध एक एरिया है, एक स्थान है, और वहीं पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, शासन हो रहा है, वहीं पे सब कुछ शासन चल रहा है। तो इसलिए हमने क्या कहा, मगध साम्राज्य कहा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। 600 से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों मौर्य साम्राज्य, क्योंकि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का अब शासन चलेगा, तो इसलिए हमने क्या कहा है, इसे मौर्य साम्राज्य कहा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 300 से ये है आपका 323 से 184 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे चूँकि मौर्य साम्राज्य ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है अभी, क्योंकि उसके जो बचे खुचे आदमी थे वो अभी रह गए थे, तो जो बचे हुए खुचे उनके जो आने वाले जो शासक थे वो यहाँ पे हमने इसमें इस काल में रखे। ठीक है, वो इतने ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी तो वो राज तो कर ही रहे थे ना, तो इसलिए उस काल को हमने क्या कहा, मौर्योत्तर काल। मतलब जो शासक थे वो थे तो, लेकिन उतने ज़्यादा
विद्वान या उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए हमने इसे क्या कहा, मौर्योत्तर काल। और इसका जो टाइम पीरियड चलता है दोस्तों वो 184 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है आपका 319 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पे तो ये ईस्वी ईसा पूर्व है, ठीक है, ये क्या है, ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक जाता है। अब हम ईस्वी में पहुँच चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का शासन शुरू हो जाता है। तो गुप्त साम्राज्य आपका यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये जो 319 यहाँ पे इसके सभी जो शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ स्कंदगुप्त ने मतलब श्रीगुप्त ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड रहा है वो कितना है, 319 ईस्वी से कितना चला गया आपका 550 ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक। अब उसके बाद आता है कौन, हर्षवर्धन काल। यहाँ पे अब हर्ष का शासन है, तो यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मध्यकालीन भारत की। तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास को दोस्तों हम दो भागों में पढ़ देंगे, मतलब दो भागों में क्या कर देंगे, उसे बांट देंगे। पहला तो है आपका पूर्व मध्यकालीन और दूसरा है आपका उत्तर मध्यकालीन, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। ये पूर्व मध्यकालीन से क्या मतलब है, मतलब हमने टाइम को ना बस केवल पहले और बाद के उसमें मतलब तोड़ दिया है। एक तो पहले का टाइम कैसा था और बाद का टाइम कैसा था, तो उसे हमने पूर्व मध्यकालीन कह दिया और उत्तर मध्यकालीन कह दिया, ठीक है दोस्तों। पूर्व मध्यकालीन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 8वीं सदी से, ठीक है, 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, कितना है 8वीं से 13वीं सदी। और इसे हम पढ़ेंगे क्या, 13वीं से 18वीं सदी तक, ठीक है, 13वीं से 18वीं सदी तक हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर मध्यकालीन। चलिए दोस्तों, तो पूर्व मध्यकालीन को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। दूसरा क्या, पहला क्या आपका दक्षिण भारत का इतिहास, दक्कन का इतिहास और उत्तर भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा ये। तो दोस्तों ये जो मैप है, यहाँ पे हमारा जो भारत था वो पहले इस तरह से राज कर रहा था, मतलब यहाँ पे तो कोई कर रहा है और यहाँ पे कोई राज कर रहा है और यहाँ पे कोई राज कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा जो शक्तिशाली है उसका ज़्यादा वो होता था, मतलब वहाँ पे साम्राज्य बन जाता है, ठीक है। ये देश पूरा एक देश नहीं था, ये बात तो आप सभी को पता है। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे इतना किया है इसे हम बोलते हैं क्या, दक्षिण भारत, ठीक है। इतने में जितना भी आपका साम्राज्य चल रहा था तो इसे हम क्या बोलते थे, यहाँ पे दक्षिण भारत का इतिहास, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था। और इधर ये साइड, ये वाली यहाँ तक महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दक्कन का पठार है तो इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया, दक्कन। और यहाँ पे ये जितना भी अब बचा है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का इतिहास, ठीक है। ये उत्तर भारत माना जाता था। तो यहाँ पे अलग से शासन कर रहे थे लोग, और इधर अलग और इधर अलग, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत में कौन लोग शासन कर रहे थे। दक्षिण भारत में आपका चेर, चोल, पांडे और पल्लव, ये 4 क्या थे, हमारे बड़े साम्राज्य थे जो शासन कर रहे थे। दूसरी ओर हमारा दक्कन में, इधर इस साइड में यहाँ पे दक्कन में कौन थे, यहाँ दक्कन में थे आपके कौन, चालुक्य और राष्ट्रकूट, चालुक्य और राष्ट्रकूट, ठीक है। अब दूसरे है हमारे क्या, उत्तर भारत। उत्तर भारत में हमारा कौन था, पाल, सैन, प्रतिहार, राजपूत, चौहान और दिल्ली सल्तनत। एक तरफ क्या चल रही थी हमारी दिल्ली सल्तनत, चौहान थे, राजपूत थे, प्रतिहार, सैन और पाल, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी परेशानी कम होगी, क्योंकि इनका जो कुछ शासकों का जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा ही है। तो आप ये मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पे आके कि भाई ये जब ये भी शासक है ये भी शासक है, मतलब उसका टाइम पीरियड नहीं पता लगता, उसका टाइम पीरियड नहीं पता लगता। तो जब उनका मैच हो जाए, एक ही टाइम पीरियड मैच हो जाए, तो इसका मतलब आप समझ लो कि या तो वो दक्कन में राज कर रहा होगा या फिर दक्षिण भारत में या फिर उत्तर भारत में, मतलब उसका जो क्षेत्र था वो अलग हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
तो दोस्तों ये हमारा लास्ट है यहाँ पे, ये हो गया क्या हमारा उत्तर मध्यकालीन, क्या हो गया ये हमारा उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन वही बताया मैंने आपको कि मध्यकालीन को हमने 2 टाइम पीरियड में बांट दिया, एक तो पहले का और एक बाद का। ठीक है, तो उत्तर मध्यकालीन यानी कि बाद के में, यानी कि 13वीं से 18वीं सदी के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भारत में, वो देखेंगे अब हम। दोस्तों उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम वैसे ही मैप के द्वारा 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से में, एक तो दक्षिण भारत का इतिहास, और एक वही दक्कन का पठार में क्या चल रहा है, और एक वही उत्तर भारत के इतिहास में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों उत्तर भारत में हमारे क्या आ गए थे, मुग़ल, और दूसरे क्या राजपूत, और एक तरफ चल रही है क्या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो मुग़ल, राजपूत और दिल्ली सल्तनत हम कहाँ पढ़ेंगे, आपका उत्तर भारत में। और दक्कन में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, विजयनगर, मराठा क्योंकि देखो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया ये मराठा यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है, और बहमनी, तो विजयनगर, मराठा और बहमनी हम कहाँ पढ़ेंगे, दक्कन में। और दक्षिण भारत में इधर इस साइड में यहाँ पे कौन लोग राज कर रहे हैं दोस्तों, पांडे और होयसल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये जो एक माइंड मैप था छोटा सा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी ये जो कोशिश थी आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।